गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य विज्ञान विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान के किन किन सेक्शन से ज्यादा संभावना रहती है वो प्रश्न आए, उस विषय की शुरुआत मैं आज करूंगा। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हम लोग अध्ययन करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम जो है बीपीएससी का, इसमें क्या बातें कही गई हैं इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करें। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यह कहा गया है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। यह जरूरी नहीं है कि आप साइंस के विद्यार्थी हो, जरूरी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज के विद्यार्थी हो। यहां ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से जो एक सामान्य विद्यार्थी उस प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और देना भी चाहिए। दैनिक जीवन में आसपास जो भी विज्ञान से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिलती है या जो आसपास हमें दिखता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बीपीएससी अपने एग्जामिनेशंस में पूछता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो बीपीएससी में जो सामान्य विज्ञान का जो सेक्शन है, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, प्योर साइंस नहीं, सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग 3 विषयों का अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से। एक जीव विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा भौतिक विज्ञान। इनके अलावा जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस, कुछ 2-4 क्वेश्चन आपसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भी पूछे जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सामान्य विज्ञान है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित प्रश्न आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले जीव विज्ञान के कुछ प्रश्नों पर मैं डिस्कस करूंगा जो आपके 68वें यानी 68th बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि जो कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र में सबसे कठोर भाग अस्थि का होता है, हड्डी का, बोन का। वह कौन सा ऐसा भाग है जिसे हम लोग
फ्लेक्सिबल यानी जिसको हम मोड़ सकते हैं, जिनमें लचीलापन होता है, लेकिन वो कंकाल तंत्र का ही भाग हो। तो याद रखिएगा, कंकाल जो होता है ये हड्डियों का जुड़ी हुई एक संरचना होती है जो शरीर के ढांचे को निर्मित करती है, और उनके साथ एक और पार्ट जुड़ा होता है जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो प्रोटीन का बना होता है, उसे हम लोग कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं, जो जोड़ों पर अधिकतर देखने को मिलता है। इनमें लचीलापन पाया जाता है। जो नोज का जो टिप होता है, कान होता है जो ये मुड़ जा रहा है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो नली होती है, वो ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थि की। उसी तरीके से एक प्रश्न और पूछा गया था आपके 68वें बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में, लाइकेन क्या है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था लाइकेन। आपको मैं बता दूं कि पोषण के आधार पर जीवधारी कई प्रकार के होते हैं। किसी को परजीवी कहा जाता है, तो किसी को मृतोपजीवी कहा जाता है, किसी को शाकाहारी कहते हैं, किसी को मांसाहारी कहते हैं, किसी को स्वपोषी कहते हैं, किसी को परपोषी कहते हैं। तमाम तरह के होते हैं। हालांकि ये परपोषी के ही भाग होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी, ये सब परपोषी के ही भाग हैं। तो उसी में एक शब्द मैंने बोला सहजीवी। सहजीवी का मतलब होता है ऐसे जीवधारी या दो ऐसे जीवधारी एक साथ रहते हुए दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो जब ऐसे रिलेशन दो जीवधारी बनाते हैं तो उसे सहजीविता कहते हैं, और उन जीवों को सहजीवी कहा जाता है। तो लाइकेन उन्हीं का एक उदाहरण है। लाइकेन का जो निर्माण होता है वह शैवाल और कवक के सहजीविता के द्वारा होता है। शैवाल और कवक एक साथ मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। शैवाल भोजन प्रदान करता है और कवक रहने के साथ साथ जल प्रदान करता है शैवाल को। दोनों एक साथ जुड़कर लाइकेन नामक संरचना का निर्माण करते हैं। लाइकेन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि लाइकेन जो होता है यह बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन कहा जाता है, यानी वायु प्रदूषण का एक बेहतरीन सूचक होता है। जहां लाइकेन पाया जाता है वहां वायु प्रदूषण अगर होगा तो लाइकेन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको लाइकेन को वायु प्रदूषण का बेहतरीन सूचक कहते हैं। लिटमस पेपर होता है जो हम लोग केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में यूज करते हैं एसिड बेस के इंडिकेटर के रूप में, अम्ल और क्षार के सूचक के रूप में। तो लाइकेन जो होता है यह लिटमस पेपर के निर्माण में भी मदद करता है। लाइकेन मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में भी मदद करता है। ज्यादा अभी इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, इतनी जानकारी इसलिए दे दिया कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। उसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मादा एनाफिलीज जो है मादा क्यूलेक्स मच्छर से किस प्रकार से यह भिन्न होता है। तो जो मादा एनाफिलीज जो होता है यह अधः स्तर की सतह के समानांतर बैठती है। अधः स्तर के सतह के समानांतर बैठती है, यानी 45 डिग्री का कोण बनाकर मादा एनाफिलीज सतह पर बैठती है। यही डिफरेंस होता है क्यूलेक्स मच्छर से। अधः स्तर के सतह के समानांतर बैठती है, क्यूलेक्स और मादा एनाफिलीज में यह डिफरेंस होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 68वीं बीपीएससी में एक प्रश्न और आया था कि क्लोरोफिल जो है यह किस रंग के प्रकाश का अवशोषण ज्यादा करता है। तो लाल और नीले रंग के तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण ये क्लोरोफिल ज्यादा करता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आया था पेशियों से संबंधित कि पेशियां जो हैं वह किसको धक्का दे सकती हैं। तो पेशियां जो हैं वह हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। पेशियों में 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन होता है, मायोसिन होता है और ट्रोपनिन होता है। ये जो पेशियां होती हैं ये सिर्फ हड्डियों को धक्का दे सकती हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके बीपीएससी में। आगे 69 या और अन्य क्या कहते हैं जो पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं 67, 66, 65, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। आइए अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे।
साथ में कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक की भी चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न उठते हैं वो करंट इश्यूज प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जो सिलेबस है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, हम लोग सबसे पहले जीव विज्ञान में हम लोग इस विषय की शुरुआत करेंगे। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे? सबसे पहले हम लोग जीव विज्ञान की बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, जीव विज्ञान है क्या। फिर हम सेल के बारे में जानेंगे, फिर टिश्यूज, सेल मीन्स होता है कोशिका, टिश्यूज मीन्स ऊतक का अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग कोशिका और ऊतक के बाद पोषण, पाचन तंत्र, विटामिन्स यानी विटामिन्स के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे हम लोग न्यूट्रिशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, और विटामिन्स बोलते हैं। उसके बाद उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र, एवं हृदय अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें हम लोग हार्मोन का अध्ययन करेंगे। प्लांट हार्मोन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन प्रजनन, बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन यानी जीवों का वर्गीकरण इत्यादि। मॉर्फोलॉजी में हम लोग बेटा इसके साथ साथ पॉलिनेशन प्लस रिप्रोडक्शन ये दोनों पढ़ेंगे, परागण और प्रजनन प्लांट का। इसके अलावा और भी जो टॉपिक होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा बीपीएससी के जीव विज्ञान में जो हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उस पर हमने एक सिलेबस आपको प्रोवाइड किया। एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बायोलॉजी का जानेंगे, फिर कोशिका क्या है, फिर टिश्यूज क्या है, पोषण पाचन तंत्र विटामिन क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र एवं हृदय क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जिसमें मस्तिष्क के बारे में भी जानकारी लेंगे, कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, फिर अंतःस्रावी तंत्र जिसमें हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। फिर प्लांट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट का संरचना जैसे रूट स्टेम लीव्स फ्रूट फ्लावर क्या होते हैं, प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या होता है, और साथ ही साथ पॉलिनेशन कैसे क्या किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन तंत्र। फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया गया है। जीवों के वर्गीकरण में लोगों का जो वर्गीकरण जैसे कैरोलस लिनियस का क्या है, आर.एच. विटेकर क्या है, उस पर डिस्कस किया जाएगा। और जो एक डिजीज रोग, एक चैप्टर और है रोग जिसे हम लोग बोलते हैं डिजीज, और इसी डिजीज के अंतर्गत हम लोग जीवाणु और विषाणु के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे आप लोगों को थोड़ा आसानी यह हो जाएगा कि सिलेबस की आपको जानकारी हो गई कि कहां से जीव विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान का जब टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान के बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह सिलेबस है, आशा करते हैं आप लोगों ने सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार और देख लें सिलेबस को, यह सिलेबस आप नोट डाउन कर लें। यह है। अब आइए हम लोग इसके पहले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जीव विज्ञान का जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, जीव विज्ञान देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश में अगर देखें तो एक शब्द है जिसको कहा जाता है बायो और एक शब्द है लॉगस। बायो का मतलब होता है जीव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स यानी जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है। बायो मीन्स होता है जीव और लॉगी मतलब या लॉगस मतलब होता है अध्ययन। जीवों के अध्ययन को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव जो है यह तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक जो है प्लांट के रूप में पाया जाता है, प्लांट्स यानी पादप के रूप में। दूसरा जो है
एनिमल्स के रूप में पाया जाता है, जिसे हम लोग जंतु कहते हैं। और तीसरा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोला जाता है सूक्ष्म जीव। यानी इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के जीवधारी हैं। एक पादप के रूप में पाया जाता है, एक जंतु के रूप में और एक सूक्ष्म जीव के रूप में। इन तीनों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। पहली बात। अब ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान, अगर आपसे पूछा जाए कि इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 2 वैज्ञानिक थे बेटा। उनका नाम है लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस 2 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। लैमार्क और ट्रेविरेनस, ये याद रखिएगा, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लेकिन आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि ये जो जीव विज्ञान है, ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान विषय का अध्ययन, जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम किसने किया? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अरस्तु। इन्होंने किया था। जीव विज्ञान विषय का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने। इसीलिए बेटा जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यह ध्यान रखिएगा। यहां से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखो, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। यानी बायोलॉजी टर्म वाज फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टडीड फर्स्ट टाइम किसके द्वारा सबसे पहले इसे अध्ययन किया गया? तो जीव विज्ञान विषय का अध्ययन, विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा किया गया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं पूछा जा सकता है, तो वह है अरस्तु। तो 3 प्रश्न यहां से आपके बीपीएससी के एग्जाम में बन रहे हैं। अब आगे देखिए, ये जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान बेटा पूछा जाएगा कि मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका आंसर होगा कि जीव विज्ञान जो है यह मुख्य रूप से 3 भागों में इसे बांटा गया है। एक में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहा जाता है बॉटनी। क्लियर हो गया? इसे बॉटनी कहते हैं। दूसरा जो जीव विज्ञान का पार्ट है वह है जंतु विज्ञान, जिसमें हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी कहा जाता है। और तीसरा जो विषय है वह है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन करते हैं। उस विषय को क्या कहते हैं? उस विषय को हम लोग कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जीव विज्ञान की 3 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का मतलब जीवों का अध्ययन, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं।
जीवों का अध्ययन मतलब यानी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सबसे पहले किया, और जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया है? जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान है। इसके बाद आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जो बॉटनी है जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसका मतलब क्या है? बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी इसका मतलब होता है पादपों का अध्ययन। पादपों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न किया गया कि वो कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले प्लांट्स पर स्टडी किया, तो याद रखिएगा सबसे पहले प्लांट्स पर अध्ययन किया था अरस्तु के ही शिष्य थे। उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो थे, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स पर अध्ययन किया थियोफ्रेस्टस ने, और थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्लांट्स पर स्टडी किया। और 500 प्लांट्स पर स्टडी किया तो इन्होंने बेटा प्लांट्स के ऊपर एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक लिखा था थियोफ्रेस्टस ने। सबसे पहले प्लांट्स पर अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता अगर पूछा जाए कि किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्लांट्स पर सबसे पहले अध्ययन किया और उस पर एक बुक लिखी, एक किताब लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्लियर हो गया? इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। उसी तरीके से जो हमारा विषय है जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एक ऐसा विषय जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसे जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जंतुओं पर अध्ययन किया। तो आपसे अगर प्रश्न किया गया कि सर्वप्रथम जंतुओं पर अध्ययन, तो सर्वप्रथम जंतुओं पर अध्ययन अगर पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले जंतुओं पर अध्ययन किया, और अरस्तु ने जंतुओं के ऊपर, इन्होंने भी लगभग 500 एनिमल्स पर स्टडी करने के बाद एक बुक लिखा, और उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन्होंने जंतुओं के ऊपर एक बुक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिनका नाम है अरस्तु। इन्होंने सर्वप्रथम जंतुओं पर अध्ययन किया, और जंतुओं पर अध्ययन करने के बाद इस हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखा। इसीलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से इसे
जाना जाता है। तो हमने देखा कि जीव विज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का मतलब हो गया पादपों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेरियनस नामक वैज्ञानिक ने किया है। जीव विज्ञान विषय का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया, इसीलिए इनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 3 शाखाओं में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें तो वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान का मतलब जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। वनस्पतियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे बॉटनी, और सबसे पहले वनस्पतियों का अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया। लगभग 500 प्लांट्स पर स्टडी किया और उस पर एक बुक लिखा जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान कहा जाता है और जंतुओं का अध्ययन सर्वप्रथम अरस्तु ने किया और एक बुक लिखा हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक बुक लिखा, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा जो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब एक ऐसा विषय जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और प्रश्न उठता है सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन किसने किया? तो सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों का मतलब होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु, जिसमें हम लोग बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। और सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। यह तो बात हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने शुरुआती क्षणों में अपना योगदान दिया, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, उनमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जीव आखिर होते क्या हैं, जीवों के प्रमुख लक्षण आखिर हैं क्या? जीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो मानव है वह जीव है,
ये जो मैं मार्कर लिया हुआ हूं यह एक निर्जीव वस्तु है। दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रमाणित करता है कि हम लोग एक जीवधारी हैं और ये मार्कर जो है ये एक निर्जीव वस्तु है। बहुत सारे कारण हैं, उनमें अगर हम देखते हैं तो जीवों के प्रमुख लक्षणों में सबसे बड़ी बात यह है कि जीव अगर है तो उसके शरीर की जो संरचना है वह कोशिका से मिलकर बनी होती है, यानी कोशिकीय संरचना होती है। कोशिकीय संरचना होती है। कोशिकीय संरचना का मतलब होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जीव होगा तो उसके शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर बना होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो। आगे बताऊंगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, एकदम घबराना मत आप लोग, ठीक है। एकदम परेशान नहीं होना है किसी चीज को लेकर, एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि इसमें क्या होता है। एक एक शब्द जीव विज्ञान में आपको क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से मेरा लेक्चर आप सुनते रहिए और जो बोर्ड पर बता रहा हूं उसको नोट करते रहिएगा। जीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? कोशिकीय संरचना हो, यानी जीव उसे ही कहा जाएगा जिसके शरीर का निर्माण कोशिका से मिलकर बना हो। दूसरी चीज, जीवों का जो दूसरा प्रमुख लक्षण है कि जीवों में प्रजनन जैसा गुण पाया जाता है। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन जैसा गुण पाया जाता है, रिप्रोडक्शन। अब आप प्रश्न करेंगे सर रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान संतति या अपने समान बच्चे पैदा करता है। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी जीवधारी अपने समान बच्चे पैदा करता है उसे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन कहते हैं। अब यह प्रजनन की क्रिया किसी निर्जीव वस्तु में तो संभव नहीं है। यह प्रजनन की क्रिया केवल सजीव वस्तुओं में होती है, केवल सजीव में होगा जो अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। दो प्रकार की होती है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ये आगे आप लोग को बताया जाएगा। अलैंगिक और लैंगिक क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो प्रमुख लक्षण है, अगर जीव है तो उसके शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास, यानी अगर जीव है तो उसके शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अवश्य होगा, यानी कि उसके शरीर में कोशिका विभाजन जैसी एक क्रिया होगी और उस क्रिया के द्वारा ही उस जीव के शरीर में वृद्धि एवं विकास जैसी क्रिया पूर्ण होगी। यानी वृद्धि एवं विकास की क्रिया जो होती है वह कोशिका विभाजन के द्वारा पूर्ण होती है। किसी निर्जीव वस्तु में कोशिका विभाजन जैसी क्रिया नहीं होती है, इसलिए उसके शरीर में वृद्धि एवं विकास नहीं होगा। इसके अलावा एक प्रमुख लक्षण और है जिसे बोला जाता है उपापचयी क्रियाएं, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या उपापचयी क्रियाएं क्या हैं? उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है शरीर में जो भोजन हम करते हैं, शरीर के अंदर जो भेजते हैं वह टूटता है, टूटने के बाद भी एनर्जी देता है और जुड़ने के बाद भी शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। जुड़कर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि बनाता है और टूटकर भी आपके बॉडी को एनर्जी देता है। यानी दो तरह की क्रियाएं हमारे शरीर में संपन्न होती हैं, एक अपचय और एक उपचय, जिसे एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये समस्त क्रियाएं जो हैं पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन जैसी क्रियाओं के द्वारा ही संपन्न होती हैं और ये क्रियाएं सिर्फ जीवधारियों के अंदर ही होंगी, निर्जीव के अंदर संभव नहीं हो सकता है। जीवधारी अगर सजीव है, अगर जीव है, सजीव है तो उसके अंदर संवेदना होगी, निर्जीव है तो उसके अंदर संवेदना नहीं पाई जाएगी। ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो हमें ये प्रमाणित करते हैं कि हम एक सजीव हैं और कोई वस्तु क्यों निर्जीव होती है, यह प्रमाणित करने के लिए इतना जो लक्षण है काफी है। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो
आइए एक एक करके हम लोग इनको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका यानी सेल होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस प्रकार से किसी भी मकान को बनाने के लिए हम लोग एक एक ईंट जोड़ते हैं तो एक मकान तैयार होता है, उसमें अलग अलग कमरे बनते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको बनाना हो वो बनते हैं। उस मकान का जो सबसे छोटा इकाई अगर बोला जाए तो आप बोलेंगे कि सर ईंट है। वो एक एक ईंट जुड़कर उस मकान के ढांचे का निर्माण किया है। उसी तरीके से मानव शरीर हो या जंतु शरीर हो या सूक्ष्म जीवों का शरीर हो, उनके शरीर का निर्माण जो है वह कोशिका से होता है। और कोशिका शरीर का निर्माण ही नहीं करता है, कोशिका शरीर की संरचना के साथ साथ एक क्रियात्मकता को भी निर्धारित करता है। इसीलिए कोशिका को कहा जाता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है और कोशिका जो है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसको कहा जाता है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज की अगर हम बात करें, कोशिका की खोज की अगर बात करें तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक कॉर्क सेल से इसकी खोज किया, जो एक निर्जीव एक तरह से पार्ट था। निर्जीव भाग से इन्होंने कोशिका की खोज का शुरुआत की। लेकिन अगर आगे चल के देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया, तो याद रखिएगा सबसे पहले जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है कि इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। तो इस प्रकार से एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को हम लोग जीवित कोशिका जो होती है लिविंग सेल का सबसे पहला खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। इन्होंने मृत कोशिका का अध्ययन करके सबसे पहले इसकी खोज की। कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कही जाती है। इसी आधार पर कोशिकाओं के संदर्भ में एक कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत
आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिनका नाम है श्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें इन्होंने बताया कि कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इन्होंने बताया कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और इन्हीं के साथ एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा कि किसी भी कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। जो दूसरे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा, किसी भी कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसका मतलब थोड़ा समझें। इन्होंने कहा जैसे मान लीजिए कि कोई एक सेल है, तो ये एक सेल विभाजित होकर अपने ही समान दो सेल बना रहा है, दो सेल विभाजित होकर ये अपने समान दो सेल और ये अपने समान दो सेल। तो यहां इन्होंने ये परिभाषित करने का प्रयास किया कि कोई भी नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्मित होती है। कोई नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से निर्मित होती है। कोई नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निर्मित होती है। यह भी एक प्रकार से रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह भी कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत लिखा जाता है। ऑमनी सेलुला ई सेल्यू के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कोशिका जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और कोशिका जो है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था। और कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम स्वान एंड स्लाइडेन ने प्रतिपादित किया। साथ में रुडोल्फ वर्चो ने भी कोशिका सिद्धांत में अपना योगदान दिया। इसमें क्या क्या बातें कही गई? कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत यह भी बात कही गई कि किसी भी नई कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका से ही होता है। और प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे होता है यह मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया। अब देखिए जो कोशिका होती है, ये जो कोशिका है अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो कोशिका दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई, यानी पृथ्वी पर पहला जीवन जब आया, तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उस जीव के शरीर का निर्माण जिस कोशिका से हुआ है उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीव का निर्माण हुआ तो वह पूर्ण विकसित जीव नहीं था। तो उसी आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को
पूर्ण विकसित कोशिका नहीं कहा जाता। लेकिन कोशिका इसलिए कहा जाता क्योंकि कोशिकाओं के कुछ गुण इसके अंदर पाए जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारियों से एक एडवांस जीव का निर्माण होता गया और ऐसा कहा गया कि जो एडवांस जीवधारी हो गए या जैसे मानव हो गया, ऐसे जीवों के शरीर का निर्माण यूकैरियोटिक कोशिका से हुआ है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि दोनों की कोशिकाओं में अंतर देखा गया। इसी आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राचीन कोशिका कहा जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका को आधुनिक कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसे प्राचीन कोशिका कहते हैं और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसे आधुनिक कोशिका कहते हैं। कुछ विशेष बातें पहले इसमें जान लें हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है सदैव एक कोशिकीय होते हैं और यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यह एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यह पूर्ण विकसित नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक और केंद्रक आवरण अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की एक खास बात यह है कि इसकी कोशिका में मीसोसोम पाया जाता है। आप जानना चाहेंगे कि मीसोसोम क्या होता है? जिस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिका के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। उसी तरीके से बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में याद रखिएगा ये मीसोसोम जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्राचीन कोशिका कहा जाता है, सदैव एक कोशिकीय होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता, केंद्रक और केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। इसमें मीसोसोम नामक संरचना पाई जाती है जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है और जो ये राइबोसोम होता है 70S टाइप का होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना।
लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये जो राइबोसोम होता है वह 80S टाइप का होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दैट्स व्हाई प्रोकैरियोटिक को प्राचीन कोशिका कहते हैं और यूकैरियोटिक को आधुनिक कोशिका कहते हैं। इसी यूकैरियोटिक के अंतर्गत अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये होते कैसे हैं। तो अगर मान लीजिए, मैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। मैंने बताया कि सेल है, याद रखिएगा किसी भी सेल के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है जिसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य। और मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर मीसोसोम पाया जाता है। और आपको पता ही है मीसोसोम का कार्य क्या है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यह राइबोसोम कैसा होता है? यह राइबोसोम होता है 70S टाइप का, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से, जो एक तरह से आप कह सकते हैं डीएनए लाइक स्ट्रक्चर। इसमें डीएनए की तरह संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड पाया जाता है जो इसके आनुवांशिक पदार्थों का ट्रांसफर एक जीव से दूसरे जीव में करने में मदद करता है। तो इस तरह की संरचना अगर आपको देखने को मिले तो वह प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाम से जाना जाता है। उसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यही प्रोकैरियोटिक सेल होता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवधारी ये आखिर कौन कौन होते हैं? कुछ एग्जाम्पल भी बता दिया जाए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीवधारी हैं, इनके उदाहरण के रूप में एक बहुत बढ़िया उदाहरण बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। एक साइनोबैक्टीरिया है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब नील हरित शैवाल कहा जाता है। एक्चुअली दोनों को या करके क्यों लिखा गया है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के अंदर जीवाणु का गुण तो होता ही होता है, साथ ही साथ इसमें ऐसा भी गुण देखने को मिलता है जो पादपों से समानता रखता है। तो सबसे सूक्ष्म जीव था, इसीलिए इसको साइनोबैक्टीरिया या इसे ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि इनके शरीर का निर्माण किस कोशिका से हुआ है, तो आपका उत्तर होगा कि सर इनके शरीर का निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से किया गया है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, यहां एक प्रश्न बना था एग्जामिनेशन में माइकोप्लाज्मा से संबंधित क्वेश्चन बना था। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इसका मतलब होता है पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन है? तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको PPLO के नाम से जाना जाता है,
पीपीएलओ का मतलब क्या होता है? पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एटसेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यही एग्जाम्पल जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। यानी सेल जीवों का सूक्ष्मतम इकाई बोला जाता है। सेल जो होता है जीव के शरीर का निर्माण करता है, यानी संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जीवों की क्रियात्मकता को भी ये संदर्भित करता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सेल एक जीव का सूक्ष्मतम इकाई है। सेल जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था मृत कोशिका से, और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। सेल सिद्धांत यानी सेल थियरी स्वान एवं स्लाइडेन ने प्रपोज किया था। साथ में रुडोल्फ वर्चो का भी एक इसी के साथ सिद्धांत आया। इन्होंने कहा कि कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, और किसी भी नई कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा ही होता है। सेल दो प्रकार का होता है, कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसे प्राचीन कोशिका कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पूर्ण विकसित नहीं होता। पूर्ण विकसित नहीं होता इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता, गोल्जी काय गोल्जी बॉडीज नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, केंद्रक और केंद्रक आवरण नहीं होता, वैक्यूल्स यानी रिक्तिका नहीं होती, हरित लवक नहीं होता। ऐसे तमाम जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इस आधार पर इसे हम लोग पूर्ण विकसित कोशिका के रूप में नहीं देख सकते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है जो 70S टाइप का होता है, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसमें मीसोसोम नामक संरचना प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। साथ ही साथ इसमें डीएनए की तरह एक संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है, और इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम लोग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा इत्यादि को इसमें रखते हैं। माइकोप्लाज्मा को पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्मतम जीव के रूप में जाना जाता है, जिसे पीपीएलओ अर्थात प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक जानकारी दी गई। प्रोकैरियोटिक सेल याद रखिएगा हमेशा यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका याद रखिएगा। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो भागों में बांटा जाता है, एक पादप कोशिका, दूसरा जंतु कोशिका। देखिए ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोजोम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इत्यादि, ये पूर्ण विकसित पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतः प्रद्रवी जालिका कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी काय कहते हैं। लाइसोसोम को लाइसोसोम कहा जाता है। राइबोसोम को राइबोसोम कहते हैं। सेंट्रोजोम को तारक काय कहते हैं। और न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को केंद्रक और केंद्रक आवरण कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है जिसे वैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार की, एक कोशिकी भी होती है, बहुकोशिकी भी होती है। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित होती है, अर्थात इसमें सभी सेल ऑर्गेनिल्स इन्हें क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इन सभी को बोला जाता है सेल ऑर्गेनिल्स, यानी इन्हें कोशिकांग कहते हैं। याद रखिएगा, अक्सर यह शब्द प्रयोग किया जाएगा। ये सभी के सभी सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ को छोड़ दिया जाए तो ये सभी सेल ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते। इसीलिए यूकैरियोटिक कोशिका को आधुनिक कोशिका कहा जाता है, पूर्ण विकसित कोशिका के नाम से जाना जाता है। आइए एक एक करके हम लोग अब ये देख लिए। सबसे पहले हम पादप कोशिका की संरचना देखेंगे कि पादप कोशिका किस प्रकार की होती है, फिर एक एक करके उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्ट्रक्चर मैं आपको बनाने जा रहा हूं। जो पादप कोशिका का है,
देखिए, पादप कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी परत है, इसको सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति होता है जो इसकी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है, प्लांट की संरचना को बनाए रखने में मदद करता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहला पॉइंट तो यह याद रखिएगा। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। यह याद रखना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अगर वही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया गया कि कवक कोशिका में, कवक कोशिका में सेल वॉल किसका बना होता है, तो याद रखिएगा इसमें भी सेल वॉल पाया जाता है जो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। उसी प्रकार से जीवाणु कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है जो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। तो ये याद रखेंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होता है वह नहीं पाया जाता, और पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है जो सेलुलोज का बना होता है। कवक की कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है जो काइटिन का बना होता है। जीवाणुओं की कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अब यहां देखिए दूसरी संरचना जो है, ये जो दूसरी संरचना है इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। देखिए कोशिका झिल्ली जो दूसरी परत है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जाना जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में जाना जाता है, या इसे कह सकते हैं कि यह चयनित पारगम्य होता है, यानी सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है
ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली या चयनित पारगम्य का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन है तो सेलेक्टिव मटेरियल्स को ये सेल के अंदर और सेलेक्टिव मटेरियल्स को सेल के बाहर करने में यह मदद करता है। यानी ट्रांसफर ऑफ स्मॉल मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ सेलेक्टिव मटेरियल फ्रॉम इनर सेल टू आउटर सेल, फ्रॉम आउटर सेल टू इनर सेल। कुछ चयनित अणुओं को वो सेल के अंदर और सेल्स के अंदर से बाहर करने में मदद करता है। जिसके द्वारा यह संभव होता है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली की बात की जा रही है तो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। और याद रखना बेटा, यह लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यह अर्ध पारगम्य होता है। चयनित पारगम्यता इसमें होती है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने में यह मदद करता है। साथ ही साथ जंतु और पादप और अन्य जीवों में भी यह पाया जाता है। और यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इतना ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक मॉडल दिया गया। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया। सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया गया। उस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल। इसको सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था उसका नाम है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने सबसे पहले इसका एक मॉडल दिया और उस मॉडल को सर्वमान्य, मतलब उसको सबसे अधिक मान्यता मिली। उसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या किया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह बताया गया कि दोनों तरफ लिपिड और उसके नीचे दोनों तरफ प्रोटीन, उसके नीचे लिपिड का लेयर होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में, जो पदार्थों के आवागमन में मदद करता है। तो यह होता है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, चयनित पारगम्यता इसमें होती है। जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। एक मॉडल दिया गया इससे संबंधित जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी इसको सबसे पहले सिंगर एंड निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक बात ओके है। अब चलते हैं हम लोग फिर स्ट्रक्चर पर। अब देखिए, इसके अंदर ये जो संरचना है इसे कहा जाता है केंद्रक। इसे कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और जो सब न्यूक्लियर के बाहर होता है उसको कहते हैं केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं।
एक जाल की नुमा जालिकावत संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन मटेरियल यानी गुणसूत्रीय पदार्थ कहा जाता है। इसी के अंदर ऐसे तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये केंद्रक का स्ट्रक्चर होता है। याद रखिएगा, कुछ मोटी मोटा इसमें बातें बता देता हूं कि ये सेल का नियंत्रण कक्ष होता है। सेल के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरी प्रमुख बात आपको बता दूं कि इसमें क्रोमेटिन मटेरियल यानी गुणसूत्रीय पदार्थ पाया जाता है। गुणसूत्र जो होता है यह हमारे जो गुणसूत्र का जो निर्माण होता है यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन नोट कर लीजिएगा कहीं कॉपी में आप लोग, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और गुणसूत्र एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो माता पिता के आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में ले जाने का कार्य करते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि आप रियल में किसके बच्चे हैं, आपके रियल माता पिता कौन है। इस तरह की जानकारी यानी आपकी रियल आइडेंटिटी की जानकारी इनके द्वारा पता चलती है। यानी कि आनुवांशिक पदार्थों का जो ट्रांसफर होता है माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी, वह उससे संबंधित जो पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं या जो जानकारियां होती हैं वह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर मैंने बताया कि आपको डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जिससे मिलकर गुणसूत्र बना होता है, आरएनए भी मौजूद होता है। डीएनए के ऊपर जीन नामक एक संरचना पाई जाती है। जीन क्या होता है? जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है। जीन की खोज जोहानसन ने किया था। याद रखिएगा, जीन आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है कि जीन ही कैरियर होता है। वंशानुगत लक्षणों को माता पिता से बच्चों में ले जाने का कार्य जीन के द्वारा होता है, इसीलिए इसको आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। जोहानसन ने खोजा था। जीन डीएनए के ऊपर पाया जाता है। डीएनए से क्रोमोसोम बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ये सब जो होते हैं आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में माता पिता से स्थानांतरित होते हैं। इन सब का जो भंडार होता है जहां पाया जाता है वह है आपका केंद्रक। केंद्रक इतना ही नहीं, केंद्रक हमारी कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। इसलिए कोशिका विभाजन में मदद करता है क्योंकि इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। याद रखिएगा, गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ है। मानव में अगर गुणसूत्रों की बात की जाए तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, जिनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वह नर और मादा के समान होते हैं, मेल और फीमेल के समान होते हैं, यानी XX होते हैं। इसीलिए इनको ऑटोसोम्स कहा जाता है, समजात गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन 23वीं जोड़ी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हो जाता है नर और मादा को अलग अलग कर देता है। नर का आप XY से लिखते हैं और मादा को XX से लिखते हैं। इसीलिए 23वीं जोड़ी गुणसूत्र यानी 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है यह सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यानी इतनी सारी विशेषताओं को यह केंद्रक अपने अंदर रखता है। यही केंद्रक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। अब इसके अलावा इससे अटैच होता है एक ऐसी संरचना होती है और इन संरचना के ऊपर ये ऐसे चिपके हुए पाए जाते हैं। ऐसे चिपके हुए पाए जाते हैं। इन्हें राइबोसोम कहा जाता है।
राइबोसोम। चूंकि ये यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम है, इसलिए इनको एटीएस टाइप कहा जाता है। और ये राइबोसोम की खोज जो है पैलेड नामक साइंटिस्ट ने किया है। राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि ये जो संरचना जो मैंने अभी बनाई है, ये स्ट्रक्चर जो है ये अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिका के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप देखिए इनके ऊपर जो है ये राइबोसोम अटैच है। क्या अटैच है? राइबोसोम। अब आप ये बताइए, जब कोई चिकना सरफेस हो उस पर अगर कोई चीज अटैच हो जाए तो खुरदुरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस पर राइबोसोम अटैच हो गया है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और चूंकि यहां कोई अटैचमेंट नहीं है राइबोसोम का, इसलिए इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। यह खुरदुरा हो गया क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो गया। तो यहां भी थोड़ी जानकारी आपको दे दें कि अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये केंद्रक आवरण से सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है वह अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होता है वह लिपिड संश्लेषण में मदद करता है। लिपिड जो होता है वसा का एक सिनोनिम्स है, तो वसा का संश्लेषण बोलिए या लिपिड का संश्लेषण बोलिए, यह करने में मदद करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है राइबोसोम और खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। क्लियर हो गया? जो केंद्रक आवरण से सेल मेम्ब्रेन तक जुड़ा होता है। इसके अलावा क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसमें एक बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा जिसको बोला जाता है रिक्तिका। रिक्तिका वैक्यूल। यहां चीज याद रखिएगा, रिक्तिका कहते हैं इसे रिक्तिका कहते हैं। इसकी साइज प्लांट सेल में पादप कोशिका में रिक्तिका की साइज बड़ी होती है। रिक्तिका की साइज आकार जो होता है पादप कोशिका में बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है या ना के बराबर होता है। दूसरी चीज, पादप कोशिका में रिक्तिका यानी वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? आपातकालीन परिस्थितियों में जल, भोजन या खनिज पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य यह करता है। जल, भोजन या खनिज पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करता है कौन करता है? वो करता है वैक्यूल यानी रिक्तिका करती है। रिक्तिका के चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है। रिक्तिका के चारों तरफ एक लेयर पाया जाता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह बात याद रखना, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और रिक्तिका के अंदर गैसों का आवागमन तो होता ही होता है, आपातकालीन परिस्थितियों में पादपों के लिए जल, भोजन या खनिज पदार्थों का संचय करने में भी यह मदद करता है। यही रिक्तिका होती है। इसके अलावा इसमें चूंकि यह प्लांट सेल है, यह डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसे हरित लवक कहा जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट
प्लास्ट कहते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, देखिए सॉरी प्लास्टिड, प्लास्टिड को बोलते हैं लवक। याद रखिएगा, लवक जो होता है ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। लवक जो है केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। इस बात को याद रखना है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखना है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये जो लवक होता है यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, दूसरा क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक का मतलब होता है कि ये प्लांट्स में ये हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। या यूं कह सकते हैं कि हरा रंग जहां भी दिखाई दे उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हरे रंग को छोड़कर, हरे रंग को छोड़कर सभी रंगों के लिए जिम्मेदार है। जैसे टमाटर का रंग जो होता है हरे से लाल हो जाता है, तो हरे से लाल टमाटर हो जाता है, वो लाइकोपिन नामक वर्णक के कारण वो एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, लाल या पीला हो जाता है, वो भी किसके कारण? आपके क्रोमोप्लास्ट के कारण। बैगन का रंग बैंगनी हो जाता है, किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तमाम तरह के कलर आपको दिखाई देंगे हरे रंग को छोड़कर, वो सब क्रोमोप्लास्ट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक के कारण उत्पन्न होता है, और हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है हरित लवक। और हरित लवक जो होता है ना, ये बेटा याद रखना, ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है, फोटोसिंथेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इसमें पौधे करते क्या हैं? इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन जो बचता है उसको वातावरण में मुक्त कर देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, और याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। एक बार क्वेश्चन आया कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है, तो क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा सजीव होता है, क्लोरोफिल निर्जीव होता है। और क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। लाल और नीले रंग के प्रकाश का अवशोषण, लाल और नीले रंग के जो तरंग दैर्ध्य होता है उस प्रकार लाल और नीले रंग का
अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? वह पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में सर्वाधिक मात्रा में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़कर पौधों में, प्लांट्स में जितने भी कलर आपको दिखाई देते हैं वह सभी वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बेटा, इसे अवर्णी लवक कहा जाता है। अवर्णी लवक कहा जाता है। अवर्णी लवक का मतलब होता है रंगहीन। पौधों का वह भाग जो रंगहीन होता है उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। इसमें ज्यादातर जड़ों में यह पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है अगर पूछा जाए तो इसका मुख्य कार्य है भोजन का संचय करना। क्या है? भोजन का संचय करना। भोजन का संचय करना इसका मुख्य कार्य होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये बेटा, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको बोला जाता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट पहला जो होता है उसको कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है उसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है उसे कहा जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा। अमाइलोप्लास्ट का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का संचय करना, स्टार्च यानी मंड का संचय करना। इलियोप्लास्ट का कार्य होता है वसा और तेल का संचय करना। और प्रोटीनोप्लास्ट का कार्य होता है प्रोटीन का संचय करना। तो बेटा ये जो होता है प्लास्टिड एक महत्वपूर्ण पार्ट है। ये तीन प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। अब इसके अलावा प्लांट सेल में आप देखिए एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके की, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल में इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसे गाल्जी काय कहा जाता है। याद रखिएगा प्लांट सेल में इसी गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसके अंदर ऐसे तरल पदार्थ भरे होते हैं, ये तरल पदार्थ भरे होते हैं और इस तरल पदार्थ को प्लांट सेल के अंदर, इस प्रकार के तरल पदार्थ को प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और प्लांट सेल के यूकैरियोटिक सेल की एक संरचना है जिसमें मैंने आपको ये सारी संरचना के बारे में लगभग बता दिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने अभी एक शब्द लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है।
इसे कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि श्वसन के दौरान एक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है बेटा आक्सी श्वसन। श्वसन के दौरान एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं आक्सी श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है जो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है। इस दौरान सेल के अंदर दो तरह की मुख्य रूप से क्रियाएं संपन्न होती हैं। एक जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज टूटकर अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। ग्लूकोज टूटता है, इसमें ग्लूकोज टूटता है और लास्ट उत्पाद के रूप में पायरुविक एसिड का निर्माण करता है और इस दौरान बेटा 2 एटीपी का निर्माण होता है। और यह क्रिया जो होती है अगर पूछा जाए एग्जाम में तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होता है। नोट कर लीजिएगा इसे, कोशिका द्रव्य में कंप्लीट होता है। और एक दूसरी क्रिया होती है जिसे कहा जाता है क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र। ये जो क्रेब्स चक्र होता है, ये क्रिया जो होती है ये संपन्न होती है माइटोकांड्रिया में। ये माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है और माइटोकांड्रिया में लगभग 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बेंडा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकांड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकांड्रिया की खोज में अपना योगदान दिया, लेकिन माइटोकांड्रिया नाम बेंडा ने रखा था, इसलिए बेंडा को बोला जाता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसको थोड़ा जान लें। एक सेल के अंदर मैंने आपको दिखाया होगा कि सेल के अंदर एक पाया जाता है एक तरल पदार्थ जिसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य ये दोनों मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य जो होता है यह जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और इस बात को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे हक्सले, इन्होंने कहा था। क्यों जीवन का भौतिक आधार होता है इसको थोड़ा जान लें। सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं इन्हीं तरल पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं। अगर ये तरल पदार्थ सूख जाए तो वो कोशिकांग जीवित नहीं रहेंगे, जिससे एक सेल मर जाएगा, और सेल मर जाएगा तो जीव के शरीर का निर्माण भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। एक नाम और मैंने लिखा था, आप लोग पढ़े होंगे, तारक काय। तारक काय जिसको बोला जाता है सेंट्रोजोम। तो इसके बारे में याद रखिएगा, तारक काय के बारे में। ये तारक काय जो होता है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पाया कहां जाता है? यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह पाया कहां जाता है? जंतु
कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? अगर जंतु कोशिका में पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन में मदद करना। कोशिका विभाजन में मदद करना। तो ये तारक काय होता है। इसके अलावा, तारक काय के अलावा एक और संरचना आप लोगों ने बनाई है, जिसे गाल्जी काय कहा जाता है। गाल्जी काय, इसे प्लांट सेल में, याद रखिएगा, प्लांट सेल में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम कहते हैं। और इतना ही नहीं, ये सेल के अंदर पदार्थों का सिक्रीशन करने में मदद करता है। और पदार्थों के सिक्रीशन में ही नहीं, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। तो गाल्जी बॉडी जो होता है प्लांट सेल में, इसको डिक्टियोसोम कहते हैं और पदार्थों के सिक्रीशन में यह हेल्प करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और लाइसोसोम के निर्माण में मदद करता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक आत्महत्या की थैली होती है, सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ज्यादातर ये, पहले तो ये जान ले कि ज्यादातर ये जंतु कोशिका में पाया जाता है मुख्य रूप से, और ना के बराबर प्लांट सेल में होता है। चूंकि ये जो लाइसोसोम होता है आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है। मान लीजिए ये लाइसोसोम सेल के अंदर है और सेलुलर डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो उस कोशिकीय पाचन में यह मदद करता है। इसके अंदर चूंकि होता क्या है, लाइसोसोम के अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है, जब सेलुलर डाइजेशन सही ढंग से नहीं होता तो यह ब्रस्ट हो जाता है, ब्रस्ट होकर बाहर निकल जाता है और डाइजेशन की क्रिया में मदद करता है। इतना ही नहीं, जो बाहर के जो जीवाणु वगैरह आते हैं या रोगाणु वगैरह आते हैं जो सेल को डैमेज करने के लिए आते हैं, तो ये अपनी बॉडी को अपने आप ब्रस्ट कर देगा और उस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से उन जीवाणुओं को या उन रोगाणुओं को नष्ट करने में यह मदद करता है। इसीलिए इसे, चूंकि अपनी बॉडी को यह स्वयं नष्ट कर देता है, इसीलिए इसको सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। सीडी डुए एक साइंटिस्ट थे, सीडी डुए, इन्होंने इस लाइसोसोम की खोज किया था। लाइसोसोम के निर्माण में याद रखिएगा गोल्जी बॉडीज मदद करता है, गोल्जी काय मदद करता है, जिसे प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहा जाता है। एक तरह से पदार्थों के आवागमन में भी मदद करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल में इतनी विशेषताएं पाई जाती हैं। ये यूकैरियोटिक सेल है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने आज बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रारंभिक परीक्षा में सबसे पहले हम लोगों ने जीव विज्ञान विषय की शुरुआत की और उस जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन किया, यह जाना
कि सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। हमने जीव विज्ञान की शुरुआत कर दी है। जीव विज्ञान की बेसिक जानकारी के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट और सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुछ और भी पॉइंट्स सेल के अंतर्गत अगर रह जाते हैं तो अगले सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। कुछ और भी पॉइंट्स होंगे जो महत्वपूर्ण, जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद ये सिलेबस को पूरा अध्ययन किया गया। सिलेबस क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को शुरू करते हुए कि जीव विज्ञान है क्या, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको। जीव विज्ञान क्या है, उनमें कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपना रोल अदा किया। फिर उसके आगे जब हम लोग गए, आगे बढ़ते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी जाना गया। जीवों के प्रमुख लक्षण क्या है, कोशिकीय संरचना, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास, उपापचयी क्रियाएं क्या है, इन पर डिस्कस किया गया। फिर कोशिका क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया, जो आपके एग्जामिनेशन से के लिए जरूरी है। कोशिका क्या है, जीवित कोशिका की खोज किसने की, उनकी जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कैसे होते हैं, उनमें क्या विशेषता पाई जाती है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, और कैसा प्लांट सेल, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो प्लांट सेल जो होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। ये पूरा सेल के बारे में, लगभग जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सबके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ और भी पॉइंट्स अगर होंगे तो उनको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको नोट डाउन कराऊंगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से संबंधित। फिर हमने प्लास्टिड्स क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जानकारी दी गई। माइटोकॉन्ड्रिया की विशेष क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। फिर जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, इसके बारे में जानकारी ली गई। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। और शुरुआत में मैंने, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने 68 यानी 68वीं बीपीएससी में जो बायोलॉजी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर भी हमने डिस्कस किया था। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि मादा एनाफिलीज और क्यूलेक्स में क्या डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन। एक कंकाल तंत्र में जो सबसे फ्लेक्सिबल लचीला होता है वो क्या होता है, कार्टिलेज, उसके बारे में बताया था। फिर मैंने बताया था क्लोरोफिल में कौन से रंग को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल तो लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। पेशी किसको धक्का दे सकते हैं, तो हड्डियों को धक्का देते हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, मैंने लाइकेन के बारे में बताया था कि लाइकेन क्या होता है, शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक बेहतरीन सूचक होता है। और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में किसका योगदान होता है, तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, और एंटीबॉडीज रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में हमारी मदद करते हैं। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को, मेरी जो पहली क्लास थी, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, ध्यान से इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे, और जरूर एक वाजिब अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा, आशा करते हैं कि आप सब क्लास से जरूर आनंदित हुए होंगे। आप सब जरूर इस क्लास से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।